प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और इन दिनों अपनी पढ़ाई भी मन लगाकर कर रहे होंगे। इस समय बेटा हमें अधिक ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा बहुत सा समय व्यर्थ जा चुका है। इसलिए इस समय को व्यर्थ न गवाते हुए सभी सब्जेक्ट पर ध्यान दें, ताकि आप आने वाले दिनों में अच्छी तरह पढ़ाई कर पाए। आज हम कक्षा 9 से आपकी जो दूसरी बुक है बेटा कृतिका, उसमें पाठ है हमारा माटी वाली, अध्याय 4। उसके बारे में हम पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। ये पाठ लिखा है बेटा विद्यासागर नौटियाल जी ने। इनके बारे में हम कुछ थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। विद्यासागर नौटियाल जी का जन्म सन 1933 में टिहरी गढ़वाल, जो उत्तराखंड में है, वहाँ पर देवल नामक गांव में हुआ। उन्होंने वाराणसी से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनकी कुछ रचनाएं जैसे टिहरी की कहानियाँ, सुच्ची डोर, उलझते रिश्ते, बीम अकेला आदि है। विद्यासागर नौटियाल जी ने पहाड़ी जीवन, विशेष रूप से टिहरी गढ़वाल के क्षेत्र का यथार्थ वर्णन किया है। यथार्थ होता है बेटा जो वास्तविकता है, उसका वर्णन किया है। उनकी भाषा सहज और लोक जीवन की महक लिए हुए है। उनकी कथा या कहानियों की भाषा में मिट्टी की सुगंध रची बसी है। तो आइए बेटा पाठ का सार शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है बेटा इसमें, माटी वाली का टिहरी शहर में व्यवसाय। मैं आपको इसके मुख्य पॉइंट के आधार पर पूरी कहानी विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगी। तो आइए बेटा, पहला पॉइंट यही है कि माटी वाली का टिहरी शहर में व्यवसाय। व्यवसाय मतलब कारोबार। जो ये माटी वाली है, ये नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया है, जो घर घर में लाल मिट्टी पहुंचाती है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां वह मिट्टी बेचने न जाती हो। लोगों को रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौकों की लिपाई के लिए इसी प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिपाई पुताई, पहले जो कच्चे घर थे बेटा, उनकी दीवारों को भी इस लाल मिट्टी से लिपा जाता था। जिस प्रकार से अब हम दीपावली पर वाइट वॉश कराते हैं, रंग रोगन कराते हैं, इसी तरह से जो पुराने घर थे उनको दीवारों को सजाने के लिए इस तरह की मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। तो इस समय जो टिहरी के लोग हैं वो भी अपने चूल्हे चौके की लिपाई इसी प्रकार की मिट्टी से करते हैं। अतः हर घर में साफ लाल मिट्टी की आवश्यकता पड़ती ही है। साल 2 साल में मकान के कमरों को लीपने, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती रहती है। इसलिए माटी वाली के नए नए ग्राहक बन जाते हैं। कोई किराएदार होता है, कोई वर्षों से वहाँ रह रहा है, तो इस तरह से वह अपना व्यवसाय यानी कि अपना जीवन चलाती है। दूसरा पॉइंट है बेटा, माटी वाली के कंटर की पहचान। कंटर एक टीन जो धातु होती है उससे बना हुआ पात्र। माटी वाली अपने सिर पर फटे पुराने कपड़ों की डिल्ले बना लेती थी, जिस पर वह अपना चिकनी मिट्टी का कनस्तर टिकाए रखती थी। यहाँ कनस्तर कंटर के लिए कहा है बेटा। उसके सिर पर यानी जो कंटर है उस पर किसी ने ढक्कन लगा नहीं देखा था। कंटर के ऊपरी हिस्सों को काटकर वह फेंक देती थी, जिससे उसे मिट्टी भरने व उसे उतारने में सुविधा हो सके। उसके सिर पर रखे इस कंटर को लोग दूर से ही पहचान लेते थे कि ये कौन आ रही है, माटी वाली आ रही है। अगला पॉइंट है हमारा, माटी वाली का रोटी छिपाना। एक दिन की बात है बेटा, वो शहर में माटी बेचने के लिए निकली। एक घर में गई तो रास्ते में उसे एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई दिखाई दी और वह उसके पास आई और उसने माटी वाली को अपने घर आने के लिए कहा। तो जायज़ सी बात है, उसने क्यों कहा होगा, क्योंकि उन्हें भी लाल मिट्टी की आवश्यकता होगी और उस छोटी बच्ची की माँ ने माटी वाली को बुलाया होगा। जिस घर में वह
माटी लेकर गई है, वहाँ की मालकिन ने माटी वाली को कनस्तर घर के आंगन में उतारने को कहा। उसने माटी वाली को खाने के लिए 2 रोटियां भी दी। माटी वाली ने अपने सिर पर जो कपड़ा रखा था, उसके एक कोने में एक रोटी बांध ली और स्वयं ऐसे ही मुंह चलाने लगी जैसे वह रोटी खा रही है। वास्तव में बेटा, ये रोटी छिपाना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि घर पर उसका बूढ़ा बीमार पति रोटियों का इंतजार कर रहा था। यह देखकर उसका पति प्रसन्न हो उठता है कि वह उसके लिए खाना लेकर आई है। बहुत ही दर्द भरा, बहुत ही मार्मिक वर्णन लेखक ने यहाँ पर माटी वाली के बारे में किया है कि किस तरह उसे रोटियों को छिपा कर लाना पड़ता था। कितनी गरीब, कितनी दयनीय अवस्था में है इस समय यह माटी वाली। आगे है मालकिन का पुरानी वस्तुओं से लगाव। अब जिस घर में वह माटी दे रही है या माटी का कंटर रखा है और वहां बैठकर वो रोटी खा रही है, तब तक मालकिन उसके लिए चाय बनाकर लाती है। और चाय एक गिलास में आती है जो कि पीतल से बना हुआ, पीतल एक धातु है जो पुराने ज़माने में अक्सर लोग इस्तेमाल करते थे। तो पीतल के गिलास में चाय लाकर उस माटी वाली को देती है। वह चाय को बहुत अच्छा साग बताती है। माटी वाली ने कहा कि ये पीतल के गिलास तुमने अब तक संभाल कर रखे हैं, वरना अब तक ये कहाँ दिखते हैं, किसी के घरों में नहीं है मालकिन ऐसे बर्तन। उस समय यह बात सुनकर मालकिन ने कहा कि ये हमारे पुरखों की गाढ़ी कमाई की निशानी है। पुरखे यानी पूर्वज बेटा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी निशानी बताती है कि उन्होंने पुरानी चीज़ों बहुत संभाल कर, बहुत मेहनत से हमारे लिए इकट्ठा की होगी और उन्हें पुरानी चीज़ों से बहुत लगाव है। हमारे पूर्वज ने न जाने कैसी तंगी के दिनों में 2-2 पैसे जोड़कर ये चीज़ें खरीदी होंगी, जिनकी आजकल के लोगों की नज़रों में कोई कीमत नहीं है। आजकल हर जगह, हर घरों में या तो पीतल के गिलास की जगह क्या दिखते हैं, स्टील के गिलास, कांच के गिलास या आजकल प्लास्टिक के गिलास भी दिखने लगे हैं। तो यहाँ वो मालकिन कहती है कि मेरे लिए तो यह बहुत ही कीमती है, मेरे पूर्वजों की निशानी है, मैं इन्हें रद्दी के भाव नहीं बेच सकती, इसलिए मैं तो पुरखों की गाढ़ी कमाई की निशानी को व्यर्थ में बहाना नहीं चाहती। मालकिन के घर से निकलकर दूसरे घर में प्रवेश। दूसरे घर में क्यों जाती है? क्योंकि अभी मैंने बताया था कि एक छोटी बच्ची कामिनी उसे बुलाने आई थी। अब वह उस घर से निकलकर दूसरे घर में जाती है। वहाँ उस माटी वाली को अगले दिन का आदेश मिल गया। किस लिए? माटी लाने का आदेश मिल गया था और साथ में ही उसे वहाँ भी 2 रोटियां मिल गई। उसने उन दोनों रोटियों को भी पहले जिसमें एक रोटी बांधी हुई थी उस कपड़े में रख ली। आज उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बूढ़े की खुशी के लिए उसने इस सामाजिकता की उपेक्षा करते हुए भी रोटियां रख ली। आज कुल मिलाकर उस माटी वाली बुढ़िया के पास 3 रोटियां जमा हो गई थी और अब वह खुश होते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ती है। अब माटी वाली की दिनचर्या और रास्ते में अपने पति के बारे में वो क्या सोचती है, ये बताएंगे। माटी वाली का गांव टिहरी शहर से बहुत दूर है। तेज चलने पर भी घर पहुंचने में उसे कम से कम 1 घंटा लग जाता है। वह प्रतिदिन अपने घर से सुबह जल्दी ही निकल जाती है और पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदती रहती है और विभिन्न घरों में उस मिट्टी को पहुंचाती है। शहर में चिकनी मिट्टी नहीं है, क्योंकि बेटा यहाँ 2 नदियाँ हैं, भीलांगना और भागीरथी। तो नदियों के किनारे की जो मिट्टी होती है वो रेतीली होती है, जिससे लिपाई पुताई का कार्य नहीं हो सकता। इसलिए शहर से दूर एक जगह माटा खान, वहाँ पर चिकनी मिट्टी थी और जो माटी वाली है वो सुबह जल्दी वहाँ जाती, वहाँ से मिट्टी खोदती और फिर अपने कंटर में भरकर शहर में ले जाकर घरों में पहुंचाती है। इसी में उसका पूरा दिन निकल जाता है। फिर वहाँ से अपने घर पहुँचती है और घर पहुँचते पहुँचते उसे रात होने लगती है। शाम के समय जाकर के वो जिस जगह रह रही है
जिस जगह उसकी झोपड़ी है वो ज़मीन भी बेटा उसकी खुद की नहीं है, वो एक गांव के जमींदार की है। और उसके बदले, जैसे हम किसी के घर में रहते हैं तो बदले में हमें किराया देना पड़ता है, यहाँ भी माटी वाली जब जमींदार की जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहती है तो उसके बदले उसे जमींदार के घर की बेगार करनी पड़ती थी। बेगार का अर्थ ऐसे कार्य कि उसके बदले कोई पैसे या कुछ भी खाने पीने को न मिले। तो इन सब में बेचारी का पूरा दिन बीत जाता था। आज फिर वह सोचती है कि आज उसके पास 3 रोटियां हो गई है, बड़ी खुश है और थोड़े से पैसे भी हैं। तो सोचा कि क्यों न इस पैसों से प्याज खरीदे और अपने पति को पहले तो रोटियां दिखाएगी नहीं और थोड़ी देर बाद रोटियां भी परोसेगी और उसके साथ प्याज को कोट कर तल कर सब्जी बना देगी। और उसे देखते ही आज उसका बूढ़ा पति खुश हो जाएगा। ये सारी बातें सोचती हुई माटी वाली अपने घर की तरफ बढ़ती है। माटी वाली के पति की मृत्यु। आज माटी वाली ने विचार किया था कि अपने पति को सूखी रोटियां नहीं देगी बल्कि प्याज की सब्जी बनाकर उसके सामने रोटियां परोस देगी। परंतु जैसे ही वह घर पहुंची तब पता चला कि अब उसके बूढ़े को न तो रोटी की जरूरत रही है और न ही तले हुए प्याज की। क्यों? क्योंकि आज उसका बूढ़ा पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। प्रतिदिन बूढ़ा मिट्टी वाली के पाँव की आहट सुनकर चौंक उठता था, परंतु आज वह नहीं चौंका। माटी वाली यह सब देखकर घबरा गई। उसने बूढ़े को छू कर देखा, तब तक वह स्वर्ग सिधार चुका था, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई थी। अब हमारा अगला पॉइंट है टिहरी बांध के कारण उत्पन्न समस्या। उन 2 नदियों भागीरथी और भिलांगना पर बांध बनाने का कार्य चल रहा था, जिस कारण से वहाँ के लोगों को उस जगह को खाली करके दूसरी जगह जाकर बसना था और उसके लिए सरकार कुछ मदद करती है। तो आज माटी वाली भी विस्थापित होने वाले लोगों के साथ पुनर्वास अधिकारी के पास पहुंची। अधिकारी ने उससे घर के कागज दिखाने के लिए कहा, लेकिन उसके पास कोई कागज नहीं था क्योंकि उसकी तो कोई जमीन जायदाद भी नहीं थी, इसलिए उसे सरकारी सहायता नहीं मिली। माटी वाली को चिंता हुई कि बांध बनने के बाद वह क्या खाएगी, उसकी रोजी रोटी ही छिन जाएगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगें बंद हो गई थी और वहां का सारा पानी शहर में भर गया था। चारों तरफ भगदड़ मच गई। लोगों के घर बाढ़ में डूब गए और साथ ही सारे शमशान घाट भी डूब गए। लोग शहर छोड़कर जाने लगे। माटी वाली अपनी झोपड़ी में बैठी रही। वह हर आने जाने वाले से एक ही बात कह रही थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि उसे लगता था कि चाहे अमीर हो या गरीब हो, जब मृत्यु हो जाती है तो प्रत्येक को शमशान में जगह अवश्य मिलती है। लेकिन इस समय उसके पति की मृत्यु हो गई है, उसका शव सामने पड़ा है, लेकिन चारों तरफ पानी भर जाने के कारण उसे शमशान भी नसीब नहीं होता। इसलिए माटी वाली दुखी होते हुए कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो बेटा, ये है इस पाठ का सार। अगर आपको समझ नहीं आया है, कोई भी किसी तरह की समस्या है, तो आप मुझसे बात करें, मैं उचित समाधान देने का प्रयत्न करूँगी। धन्यवाद बच्चों।